बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें पार्टिकल्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट मौजूद होती है। ये एक रेगुलर ज्योमेट्री शो करते हैं। 3 डायमेंशन इनकी अगर हम बात करें तो पैटर्न इनका होता है और मखसूस ज्योमेट्री होती हैं। इन्हीं की बेस पे ये कुछ प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो है ज्योमेट्रिकल शेप। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की शेप की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एक रेगुलर और डेफिनेट शेप हमें शो करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी कॉमन लाइफ से एग्जांपल लें तो उसके अंदर हम साल्ट एंड शुगर जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल है। अगर हम इनकी शेप की बात करें तो इनकी शेप एक रेगुलर शेप होगी, एक डेफिनेट शेप होगी। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं इनके फेसेस की या फिर एंगल की, जो कि किसी भी यूनिट सेल की एक अहम प्रॉपर्टी होती हैं, तो इनकी शेप एंड जो इनकी जो फेसेस हैं, मतलब कि इनके जो साइड्स हैं और इनके जो एंगल्स दरमियान में बन रहे हैं उन साइड्स के, वो डेफिनेट होते हैं। फेसेस हम यूजुअली कहते हैं कि कोई भी हमारे पास अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल के साथ एक पैटर्न के साथ अरेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस डस्टर की एग्जांपल लें तो अब इसका ये एक फेस है। अगर हम इसके साथ दूसरा डस्टर यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक रेगुलर अरेंजमेंट उसके साथ शो करेगा। तो उस पोर्शन को, उस एरिया को हम नाम देते हैं फेस का। अब अगर हम ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम एंगल्स और शेप को भी देखते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एक डेफिनेट फेस भी प्रोवाइड करता है और उसके अंदर जो फेसेस के दरमियान जो एंगल होते हैं, जैसे कि हम अगर इसका क्यूबिक जो है वो ले लें, क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्यूबिक शेप हम ले लें तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। इन एंगल्स को हम इंटरफेशियल एंगल का नाम भी देते हैं, जो कि 2 फेसेस के दरमियान मौजूद होते हैं। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट या फिर डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल हम एक सॉलिड की बात कर लेते हैं सल्फर की, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 119 डिग्री सेल्सियस। अब जब हम सल्फर को टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्ट 119 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा। अगर 118 डिग्री सेल्सियस भी हम इसे प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर, ये उस टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होगा। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि इनकी एक रेगुलर ज्योमेट्री मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये एक मखसूस मेल्टिंग पॉइंट, एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं और यही मेल्टिंग पॉइंट इनकी आइडेंटिफिकेशन की वजह भी बनता है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे हमारे पास कोई भी एक अननोन सॉलिड है, कोई भी हमारे पास एक अननोन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका हमें नहीं पता कि ये कौन सा सॉलिड है, हम उसको टेम्परेचर देंगे, हम उसको मेल्ट करेंगे। अगर वो एग्जैक्टली 119 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि वो सॉलिड कौन सा है, वो सल्फर सॉलिड है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल अगर हम लें तो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 660 डिग्री सेल्सियस है कि 660 टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाता है। तो ये इसकी एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन है कि हम इसके मेल्टिंग पॉइंट्स की वजह से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सॉलिड का अपना ख़ास मेल्टिंग पॉइंट होगा, एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लेन क्या होता है? क्लीवेज की स्टूडेंट अगर हम बात करें तो क्लीवेज कहते हैं ब्रेक करने को, तोड़ने को। क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर
हम उन्हें एक्सटर्नल प्रेशर प्रोवाइड करते हैं और उस एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वो अपने आइडेंटिकल क्रिस्टल्स में स्मॉल पीसीज में ब्रेक हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि इसके अंदर क्लीवेज का फिनोमेना आया है। लेकिन ये जो क्लीवेज है ये एक स्पेशल प्लेन में होगी कि अगर हमने किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को प्रेशर दिया है और उस प्रेशर की वजह से वो ब्रेक हुआ है, लेकिन ब्रेकेज किस में हुई है? ब्रेकेज एक ख़ास प्लेन में हुई है, एक रेगुलर अरेंजमेंट में हुई है, तो देन हम उसे नाम देते हैं, उस प्लेन को हम नाम देते हैं क्लीवेज प्लेन का। तो क्लीवेज, ब्रेकेज और जिस प्लेन में वो टूटा उसको हम क्लीवेज प्लेन का नाम देंगे। इस प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने लिखा है कि द क्लीवेज प्लेन आर इंक्लाइंड टू वन एंड अदर एट अ पार्टिकुलर एंगल फॉर अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एंगल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉलिड्स। डियर स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है? इंक्लाइंड का मतलब ये है कि जब आप क्लीवेज की बात करते हैं, चूंकि यहाँ पर एक रेगुलर ज्योमेट्रीज मौजूद होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, तो उस रेगुलर ज्योमेट्री की वजह से, उस रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से ये एक ख़ास एक प्लेन के अंदर जो है वो टूटते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक सॉलिड मौजूद है, उसके हम पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स अरेंज हैं, हम इनको कट करते हैं, एक शार्प नाइफ से हम इनको क्या करते हैं? कट करते हैं। अब अगर हम इनको यहाँ पर कट करेंगे तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर, अगर हम इसको इस तरह से शो करें, हम इन दो रोज को अलग कर लेते हैं। हमने इस सॉलिड को यहाँ से कट किया शार्प नाइफ से, यहाँ पर हमें एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड हुई है। अब ये जो स्मूथ सरफेस है ये किस वजह से प्रोवाइड हुई है? क्योंकि ये क्लीवेज एक ख़ास प्लेन में हुई है, जिसकी वजह से हमें स्मूथ सरफेस हासिल हुई है। यही प्रॉपर्टी है बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड की कि ये इस तरह की क्लीवेज शो करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड हैं। एग्जाम्पल आप ले लें आइस की, कि अगर आप आइस का एक क्यूब है, आप उसको एक शार्प नाइफ से कट करते हैं तो वो जो दो हाफ्स में कन्वर्ट होगा, उसकी जो सरफेस होगी वो रेगुलर होगी, वो प्लेन होगी। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एक ख़ास ज्योमेट्री मौजूद थी। लेकिन अगर क्या है कि आप आइस को क्रश कर देते हैं, आप उसको किसी ख़ास प्लेन में कट नहीं करते, उसको क्रश कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, देन ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का फ्रैक्चर होगा, ये क्लीवेज नहीं होगी। देन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके जो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टलेटिस हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो क्रश आउट हो जाएंगे, वो फ्रैक्चर हो जाएंगे। तो उसको हम क्लीवेज नहीं बोलेंगे। क्लीवेज हम कब कहेंगे? जब हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक खास प्लेन के अंदर कट कर रहे होंगे, देन उसको हम क्लीवेज का नाम देंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो कि है एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी की अगर हम बात करें तो एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डायरेक्शनल डिपेंडेंट होती हैं, जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं उन्हें हम नाम देते हैं एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ का। ये जो फिनोमेना है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो ये फिनोमेना शो करते हैं उन्हें हम नाम देते हैं एनआइसोट्रॉप का। और ये जो फिनोमेना है ये कंप्लीट फिनोमेना जिसके अंदर डायरेक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी शो की जा रही है उसको हम नाम देते हैं एनआइसोट्रॉपी का। तो डियर स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कि एनआइसोट्रॉपी फिनोमेना क्यों होता है और किस वजह से ये अपीयर होता है या फिर इसके पीछे क्या खास रीज़न है। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप देखें, यहाँ पर हमारे पास एक सॉलिड मौजूद है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमने पार्टिकल्स की अरेंजमेंट शो की हुई है। अब ये जो पार्टिकल्स अरेंज हैं, अगर आप इस डायरेक्शन में बात करते हैं
तो इस डायरेक्शन में एक ही तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये देखिए हमने इसे रेड एंड ग्रीन से शो किया है। अब अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें एक तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे, तो प्रॉपर्टी भी ये एक तरह की शो करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इस डायरेक्शन में मूव करते हुए हमें एक तरह के पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रेड एंड ग्रीन से जो रिप्रेजेंटेशन की हुई है इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो ये एक तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं उनको एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। जो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होती उनको नाम दिया जाता है आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी का, और उन क्रिस्टल्स को नाम दिया जाता है आइसोट्रॉप का। अब स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये ज्योमेट्री की वजह से, ये रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से डायरेक्शन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं कौन कौन सी। डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ या फिर एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाती है, थर्मल कंडक्टिविटी आ जाती है, थर्मल एक्सपेंशंस आ जाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह जो है ये सारी एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है या फिर थर्मल एक्सपेंशन वगैरह की हम बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन आप कह सकते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन वो फिनोमेना है जिसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे और उस टेम्परेचर प्रोवाइड करने की वजह से उसके वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा, वो एक्सपेंड होगा। अब एक्सपेंशन वहाँ पर होगी जहाँ पर लूजली बाउंडेड बॉन्ड मौजूद होगा, जहाँ पर बॉन्ड लूज होगा, थोड़ा वीक होगा, वहाँ से एक्सपेंशन होगी। जहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मौजूद होगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वहाँ से एक्सपेंशन नहीं होगी। इसी तरह से हम अगर ग्रेफाइट की एग्जांपल लें तो ग्रेफाइट के अंदर जो एनआइसोट्रॉपिक फिनोमेना पाया जाता है उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की एग्जांपल लें तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में होता क्या है कि इस तरह से ग्रेफाइट एक हेक्सागोनल सा स्ट्रक्चर हमें शो करते हैं। यहाँ पर सारे कार्बन्स जो है वो मौजूद हैं। अब ये एक लेयर है और उसके बाद एक ये लेयर है कार्बन्स की। इन दोनों लेयर्स के दरमियान डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स दरमियान में मौजूद होते हैं। ये हमारे पास दो लेयर्स हैं, उन दो लेयर्स के दरमियान में लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब जब हम क्या करते हैं कि हॉरिजेंटल वे में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखते हैं ग्रेफाइट के अंदर, तो हॉरिजेंटल वे में जो कंडक्टिविटी है वो शो होती है। क्यों शो होती है? इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कि जब हॉरिजेंटल इनको कंडक्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास आउट हो जाएगी। लेकिन अगर हम परपेंडिकुलरली इसी प्रॉपर्टी को देखते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी को? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अगर हम परपेंडिकुलरली देखेंगे तो चूंकि यहाँ पर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर कोई लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर वे में कंडक्टिविटी का फिनोमेना शो नहीं होगा। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फिनोमेना है वो क्या कहलाएगी? वो एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहलाएगी, क्योंकि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टी शो हो रही है और एक डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही। तो ये हमारे पास स्टूडेंट है एनआइसोट्रॉपी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री क्या होता है स्टूडेंट? रिपीटिशन ऑफ फेसेस, एंगल एंड एजेस व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड एट 360 डिग्री अलोंग इट्स एक्सिस। जब हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को उसके 360 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे तो उसके तमाम फेसेस हो गए या फिर जो है वो एजेस हो गए, एंगल्स हो गए, वो क्या होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं। इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं सिमेट्री का। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बात करते हैं, आप एक एप्पल लें, अगर आप उसको दरमियान से कट करते हैं वो दो इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि उसके अंदर सिमेट्री मौजूद है। सिमेट्री के 3 एक्सिस होते हैं: सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
प्लेन से मुराद हम ये लेते हैं कि जब हम कोई भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लें, उसको हम दरमियान से कट करते हैं तो वो दो प्लेन शो करता है, वो दो इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। इसी तरह से सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि हम एक ख़ास एक्सिस पे अगर रोटेट करेंगे तो तमाम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो रोटेट हो जाएगा। हम सेंटर एक्सिस उसका लेंगे, उसके अंदर हम अगर रोटेशन देखें तो तमाम अतराफ से हमें वो क्रिस्टलाइन सॉलिड एक जैसा नज़र आएगा। तो बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं सिमेट्री के। कौन कौन से हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का आपका लेक्चर, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। थैंक यू सो मच।